आप सभी का हमारे इतिहास की कॉन्सेप्ट क्लियर सीरीज में स्वागत है। क्या आप भी इतिहास की बड़ी परीक्षाओं में सफलता का लक्ष्य रखते हैं? तो लीजिए, पेश है हमारी खास हिस्ट्री कॉन्सेप्ट क्लियर सीरीज जो आपके लिए ही बनी है। तो आखिर ये सीरीज है किसके लिए? चलिए जानते हैं। ये यूजीसी नेट, जेआरएफ से लेकर पीजीटी और फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री तक की तैयारी के लिए है। आज से लगभग 2500 साल पहले उत्तर भारत के इतिहास में एक जबरदस्त मोड़ आता है। ये वो दौर था जब लोहे के औजार खेती बदल रहे थे, पहली बार सिक्के चलन में आ रहे थे और नए नए धार्मिक विचार समाज को एक नई दिशा दे रहे थे। और इसी उथल पुथल के बीच छोटे छोटे कबीलाई राज्य बड़े बड़े साम्राज्यों में बदलने लगे थे। और यहीं से उठता है हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल कि उस दौर में एक ऐसी गणतांत्रिक व्यवस्था भी थी जो राजाओं की ताकत को सीधी चुनौती दे रही थी। तो फिर उसका हुआ क्या? आज के इस विश्लेषण में हम इतिहास के इसी पन्ने को पलटेंगे जहां दो बिल्कुल अलग तरह की शासन प्रणालियां, राजतंत्र और गणतंत्र, आमने सामने थी। ये सिर्फ राज्यों की नहीं बल्कि दो विचारधाराओं के टकराव की कहानी है। देखिए, इस पूरे बदलाव को समझने के लिए इन 3 शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। शुरुआत हुई जन से, मतलब कबीला। इनकी पहचान किसी जमीन से नहीं बल्कि अपने लोगों से थी। फिर आया जनपद, जिसका मतलब है जहां जन ने अपना पैर रखा। यहां से एक निश्चित भूभाग, एक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। और फिर जब इन्हीं जनपदों ने ताकत, पैसा और बड़ी सेनाएं बना ली तो वो बन गए महाजनपद। तो ये जो दौर था ये असल में भारतीय इतिहास के दूसरे शहरीकरण यानी सेकंड अर्बनाइजेशन का भी समय था। गंगा के किनारों पर नए नए शहर बस रहे थे, व्यापार अपने चरम पर था और सत्ता का एक बिल्कुल नया नक्शा तैयार हो रहा था। अच्छा, अब सवाल ये है कि हमें ये सब पता कैसे चलता है? तो हमारे पास 3 मेन सोर्स है। एक तरफ है वैदिक और पौराणिक ग्रंथ जो हमें पुराने राजाओं के बारे में बताते हैं। दूसरी तरफ है विदेशी यात्रियों के लेख जैसे ग्रीक हिस्टोरियंस के, जो हमें बाहर का नजरिया देते हैं। लेकिन इस दौर की सबसे भरोसेमंद जानकारी हमें मिलती है बौद्ध और जैन ग्रंथों से, खासतौर पर बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जिसमें पहली बार इन 16 महाजनपदों की एक पूरी लिस्ट दी गई है। तो चलिए अब जरा भारत के नक्शे पर चलकर देखते हैं कि ये महाजनपद आखिर थे कहाँ, क्योंकि किसी भी राज्य की ताकत और उसका भविष्य काफी हद तक उसकी जियोग्राफिकल स्थिति पर निर्भर करता है। इस नक्शे को जरा ध्यान से देखिए। ज्यादातर जो ताकतवर महाजनपद थे जैसे मगध, कोसल, काशी, वत्स, वो सब गंगा के उपजाऊ मैदानों में थे। जाहिर है जहां जमीन उपजाऊ वहां संसाधन ज्यादा। मध्य भारत में अवंती और चेदी थे, तो उत्तर पश्चिम में गांधार और कंबोज। और देखिए, पूरे दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के पास सिर्फ एक महाजनपद था, अश्मक। तो यही वो मैदान था जहां सत्ता का असली खेल खेला जा रहा था। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, यानी शासन की प्रणालियों का टकराव। एक तरफ थे राजतंत्र जहां सारी ताकत एक राजा के हाथ में थी, और दूसरी तरफ थे गण संघ जहां शासन कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरा एक समूह मिलकर करता था। राजतंत्रों में 4 नाम सबसे बड़े थे, मगध, कोसल, वत्स और अवंती। इन्हें हम उस दौर के सुपर पावर्स कह सकते हैं। मगध बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे ताकतवर राजाओं के साथ तेजी से ऊपर उठ रहा था। कोसल का राजा प्रसेनजित था। वत्स अपने सूती कपड़ों और व्यापार के लिए मशहूर था। तो वहीं अवंती के पास लोहे की खदानों की ताकत थी। और ये चारों एक दूसरे पर कब्जा करने के लिए लगातार लड़ते रहते थे। तो इन दोनों सिस्टम्स में फर्क क्या था? देखिए, कुछ चीजें तो कॉमन थी। दोनों ही क्षेत्रीय राज्य थे, दोनों की अपनी सेना थी और दोनों ही टैक्स वसूलते थे। लेकिन असली फर्क था शासन चलाने के तरीके में। राजतंत्र मतलब वन मैन शो, एक राजा और उसी का फैसला आखिरी। वहीं गण संघ एक तरह की ओलिगार्की यानी कुलीन तंत्र था, जहां क्षत्रिय कुलों के मुखिया मिलकर शासन करते थे। सारे बड़े फैसले संथागार नाम की सभाओं में बहस और वोटिंग के बाद लिए जाते थे। गण संघों का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर उदाहरण था वज्जी महासंघ। ये कोई एक राज्य नहीं था बल्कि 8 अलग अलग कुलों का एक गठबंधन था, जिसमें लिच्छवी सबसे पावरफुल थे। इस पिरामिड को देखिए, इसमें 7707 राजा बताए गए हैं। अब ये सब असल में राजा नहीं थे बल्कि अपने अपने कुलों या परिवारों के मुखिया थे जो मिलकर वैशाली से शासन चलाते थे। सोचिए कितना जटिल सिस्टम रहा होगा।
वज्जी के अलावा मल्ल और शाक्य जैसे और भी गणराज्य थे। मल्ल गणराज्य का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण और महावीर का निर्वाण दोनों यहीं हुए थे, और शाक्य गणराज्य, जहां से खुद गौतम बुद्ध थे, वो अपने खून की शुद्धता को लेकर बहुत गर्व करते थे। लेकिन इन सब में एक बात कॉमन थी कि जंग करनी है या सुलह, इसका फैसला कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरी सभा मिलकर करती थी। तो हमने देख लिया कि ये दोनों सिस्टम काम कैसे करते थे, पर आखिर में जीता कौन और कैसे? इस दिलचस्प टकराव का अंजाम क्या हुआ, ये जानने से पहले अगर आपको ये ऐतिहासिक विश्लेषण पसंद आ रहा है तो एक छोटा सा ब्रेक लेकर जितेंद्र भुल्लर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम ऐसी ही गहरी जानकारी आप तक लाते रहें। तो सवाल ये है कि ये गणराज्य जो सामूहिक फैसलों और एकता में विश्वास रखते थे, वो आखिरकार हार कैसे गए? इसका जवाब छिपा है राजतंत्रों की विस्तारवादी चालों में और खुद गणराज्यों की कुछ अंदरूनी कमजोरियों में। शाक्यों का अंत एक बहुत ही दुखद कहानी है। हुआ ये कि कोसल के राजा प्रसेनजित ने शादी के लिए एक शाक्य राजकुमारी मांगी। अब शाक्यों को अपने ऊंचे कुल पर बड़ा घमंड था, तो उन्होंने अपनी राजकुमारी की जगह एक दासी की बेटी को राजकुमारी बताकर भेज दिया। लेकिन ये राज छिप नहीं सका। जब उनके बेटे विदुद्भ को अपनी माँ की असलियत पता चली तो वो अपमान की आग में जल उठा, और जैसे ही वो राजा बना, उसने शाक्यों पर हमला करके उनका बेरहमी से कत्लेआम कर दिया। ये राजतंत्र के बदले का एक भयानक उदाहरण था। और जो सबसे ताकतवर वज्जी संघ था, उसका पतन तलवार से नहीं बल्कि साजिश से हुआ। मगध का राजा अजातशत्रु उन्हें हराना चाहता था, लेकिन भगवान बुद्ध ने खुद कहा था कि जब तक वज्जी एक हैं, उन्हें कोई नहीं हरा सकता। तो अजातशत्रु ने एक चाल चली। उसने अपने मंत्री वस्सकार को वज्जियों के बीच भेजा। वस्सकार ने 3 साल तक उनके बीच रहकर एक एक करके सारे सरदारों में फूट डाल दी, शक और नफरत के बीज बो दिए। और जब उनकी एकता पूरी तरह बिखर गई, तब मगध की सेना ने उन्हें आसानी से रौंद दिया। इससे गणराज्यों की 2 सबसे बड़ी कमजोरियां सामने आ गईं। एक, उनके फैसले गोपनीय नहीं रहते थे, और दूसरा, उनमें फूट डालना आसान था। और बस इन गणराज्यों के पतन के साथ ही राजतंत्र की निर्णायक जीत हुई, और इसी जीत ने भारत के पहले महान साम्राज्य मगध साम्राज्य की नींव रखी। तो आखिर में हुआ ये कि गण संघों की हार असल में राजतंत्रों की बड़ी और स्थायी सेनाओं की जीत थी। जैसा कि आप इस टाइमलाइन में देख सकते हैं, सिर्फ 200 सालों के अंदर भारत का राजनीतिक नक्शा पूरी तरह बदल गया। छोटे छोटे राज्यों की जगह मगध के नीचे एक सेंट्रलाइज्ड यानी केंद्रीकृत साम्राज्य खड़ा हो गया। इस जीत का असर बहुत गहरा और दूर तक हुआ। यहीं से चक्रवर्ती सम्राट यानी पूरे भारत पर राज करने वाले एक राजा का आइडिया पैदा हुआ। एक स्थिर शासन आने से व्यापार और शहरों का भी जबरदस्त विकास हुआ। धीरे धीरे गुप्त काल तक आते आते गणतंत्र का विचार लोगों के दिमाग से लगभग मिट ही गया। हाँ, इसकी एक आखिरी झलक तब जरूर दिखी जब महान सम्राट समुद्रगुप्त ने बड़े गर्व से खुद को लिच्छवी दोहित्र यानी लिच्छवी राजकुमारी का नाती कहलवाया। शायद उस महान गणराज्य को एक आखिरी सलाम। और ये कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जरा सोचिए, अगर उस जंग में राजतंत्रों की जगह गणराज्य जीत जाते तो भारत का इतिहास कैसा होता? क्या हमारे यहाँ शासन की परंपरा कुछ अलग होती? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अब शायद हमेशा के लिए इतिहास में ही दफन रहेगा। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इस ऐतिहासिक विश्लेषण से कुछ नया जानने को मिला तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। इस पूरे विषय पर आप क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। और भविष्य में भी इतिहास की ऐसी ही गहरी पड़ताल देखने के लिए जितेंद्र भुल्लर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।